जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन ट्राइबल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बात कर रहे हैं सरना धर्म कोड की। तो सरना धर्म कोड की मांग को लेकर देश के विभिन्न राज्यों से आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठन जो है कि दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में एक दिवसीय संगोष्ठी व जंतर मंतर पर धरना सह प्रदर्शन का कार्यक्रम था। इस दौरान भारी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। सबसे बड़ी बात यह रही कि झारखंड से जो बच्चे बच्चियां दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब में है, जब उनको ये पता चला कि सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो दिल्ली में उनकी आगवानी से लेकर उनकी सत्कार तक वहां पर उन बच्चों ने किया। आने से लेकर जाने तक हर वो छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखे। सबसे बड़ी बात कि आज दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की माटी की जो खुशबू है, जो वहाँ की संस्कृति है, जो परंपरा है, उससे आज भी बखूबी जुड़े हुए हैं और सरना धर्म कोड की मांग की वकालत भी करते हैं। उन्होंने बखूबी अपने विचार को भी रखा, समाज के अन्य अगुवाओं ने भी विचार रखा। क्या कुछ हुआ दिल्ली में, आइए देखते हैं ट्राइबल इंडिया टीवी की इस रिपोर्ट। लागू करो, लागू करो, सरना कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो, सरना कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो, सरना कोड लागू करो, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, सरना कोड नहीं तो सर, सरना धर्म कोड की आवाज झारखंड से बुलंद होते होते देश के अन्य राज्यों में भी पहुंची और अब देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक भी दे चुकी है, आगाज भी हो चुका है। अंजाम क्या होगा? अंजाम अच्छा ही होगा। हम राज्य के विभिन्न प्रदेशों से चलकर दिल्ली में सरना धर्म कोड को मांग को लेकर दस्तक दे चुके हैं। आज पहली दफ़ा विभिन्न राज्यों के सरना धर्मावलंबी की प्रतिनिधि सभा थी, उसमें बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। पूरे देश में महासभा का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ में, आप उड़ीसा में, बंगाल में, असम में, झारखंड में, अन्य प्रदेशों में ये हम लोग का निर्णय है। और झारखंड की धरती ही नहीं, अब संपूर्ण भारत में ऐसा आगाज होगा कि हमको धार्मिक आज़ादी भारत सरकार को स्वीकृत करना पड़ेगा। धर्म कोड के नाम पर जनगणना परिपत्र में अधिसूचित करना पड़ेगा। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। मुझे ऐसा आशा है कि झारखंड के सांसद प्रतिनिधि जो हैं हमारी बात को सुन रहे होंगे, आवाज़ को पार्लियामेंट में बुलंद करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो राजनीतिक परिणाम भी वो लोग भुगतने के लिए तैयार रहें, ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और ये भी कहना चाहता हूँ, सरना धर्म कोड हमारी धार्मिक आज़ादी और पहचान का बात है, आइडेंटिटी की बात है। भारत में आज तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसको नहीं देना भारत के मूल आदिवासी निवासी के साथ अन्याय है, क्रूर मजाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज़ाद भारत में हिंदू धर्म को और सिख धर्म को, ईसाई धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, इस्लाम धर्म को दिया गया। क्या वजह है कि ये भारतवर्ष के मूल निवासी जो प्राचीनतम आबादी है, इनके सामने सभी विदेशी हैं, उनको आज तक नहीं मिलना। क्रूर मजाक की धरती के साथ है, भारतवर्ष के साथ है, यहाँ के आदिवासियों के साथ है। सरना धर्म हम लेके रहेंगे, चाहे हमको जो कुछ भी कुर्बानी करना पड़े। सारे देश में धार्मिक क्रांति होगी, सांस्कृतिक क्रांति होगी, इसका परिणाम सकारात्मक होगा। अगर राजनीतिक दलों ने, सरकार ने कुछ इधर उधर किया तो इसके राजनीतिक और सामाजिक परिणाम भी होंगे भविष्य। जय सरना, जय सरना। सर, आप दिल्ली से हैं। दिल्ली सरना समाज की क्या भूमिका है और सरना कोड को लेकर क्या कुछ भूमिका निभा रहे हैं? दिल्ली सरना समाज
अभी पूरा जोर लगाई है कि सरना कोड लेना है और इसमें हम पूरा झारखंड से या ऑल इंडिया के जितने भी सरना धर्म मानने वाले हैं उनकी पूरा सहयोग करेंगे यहाँ दिल्ली में आए हुए लोगों का। और हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार इसको सुने और सरना धर्म कोड लागू करे। कल जंतर मंतर पे देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठन के लोग जुटेंगे। इस जंतर मंतर पे कभी भी आदिवासी समाज के लोग खासकर अपने हक और अधिकार को लेकर आवाज बुलंद नहीं किए थे। कल एक आवाज गूंजेगी, सरना धर्म कोड लागू करो। कैसा अनुभव होगा, कैसा वो समय होगा, कैसा वो पल होगा, क्या कुछ होगा? वो सरना धर्म कोड के लिए जो कल का धरना प्रदर्शन होगा वो ऐतिहासिक होगा और दिल्ली सरना समाज उसका स्वागत करेगी और केंद्र सरकार से पुरजोर मांग करेगी सरना कोड जल्द से जल्द लागू करें। सर, अपना परिचय देंगे। मैं दिल्ली सरना समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार भगत। पहले तो आप अपना परिचय बताएंगे कि कहाँ से हैं, क्या नाम है और दिल्ली में क्या कुछ करते हैं, और आदिवासी समाज को लेकर आपकी क्या कुछ सोच है, खास करके सरना धर्म कोड की जो मांग उठी है पूरे देश भर में आदिवासियों के बीच में, उसको लेकर क्या कुछ कह रहा है? जी, मेरा नाम गणेश मांझी है, डॉक्टर गणेश मांझी। मैं पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया हूं और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में गार्गी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूं और मूलतः मैं सिमडेगा से हूं। और आदिवासी समुदाय की जो मांग रही है खासकर सरना को लेकर, उस पर आज काफ़ी चर्चा हुई और सरना ही क्यों, इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से बात रखी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जैसे ही थोड़ा जाते हैं तो सिर्फ भाषाओं का अंतर होता है, मुख्यतः प्रकृति पूजन की ही बात होती है। तो भाषा के की जो जटिलताएं हैं उस पर लोग न उलझें और सिर्फ सरना पर एक साथ आएं और अपने एरिया में जिस प्रकार से वो लोग पूजा पद्धति करते हैं, जैसे मानते हैं प्रकृति को, उसी तरीके से मानते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बृहद तौर पर जो हमारा जो सोच है, समझ है, एक विजन भी है कि आदिवासी समाज जो प्रकृति की पूजा करते हैं उनका एक पारंपरिक संस्थान जो है इवोल्व हो, डेवलप हो और पढ़ा व्यवस्था बढ़िया से काम करे, डॉक्टर सोहर बढ़िया से काम करे, मुंडा मान की व्यवस्था अच्छा से काम करे, धुमकुड़िया जैसे जो हमारे पास पुराने संस्थान है जहाँ पे जो पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ पहले तो पारंपरिक शिक्षाएं ही होती थी बेसिकली, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हों या फिर जो दूसरे जो नॉलेज है, खेती बाड़ी कैसे करनी है, तमाम प्रकार की चीज़ें, और अभी उसको हम लोग वर्तमान एजुकेशन से जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लाइब्रेरी खोल रहे हैं, धुमकुड़िया खुल रहा है, जहाँ पर गोंड समुदाय लोग हैं वहाँ पे गोटुल खुल रहा है, वहाँ पे लाइब्रेरी खुल रहा है, कल्चरल प्रैक्टिसेस शुरू हो रहे हैं, इंग्लिश एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन और लोकल भाषा जैसे गोंडी भाषा और उरांव इलाकों में कुड़ुक भाषा में हो रहे हैं। उसी प्रकार मुंडा एरिया में गित्तियोड़ा को लेकर हम लोग कंसर्न है, हमारे साथी लोगों से चर्चा चल रही है, उस पर भी जल्द शुरुआत होगी। उसी प्रकार और भी अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं, उनका पारंपरिक संस्थान है, तो आधुनिक समय में किस प्रकार से वो संस्थान काम कर सकती है उस पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप झारखंड से हैं जी, सिमडेगा से हैं जी, तो झारखंड के सिमडेगा से हैं, जिला बन चुका है और गांव घर की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। खास करके जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा हैं उनमें कुछ प्रतिभा है, तो उन युवाओं के लिए जो ट्राइबल्स हैं क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? दिल्ली की आबो हवा में क्या कुछ वो आके कर सकते हैं, अपने आप को कैसे साबित करें, कैसे अपनी भूमिका को निभा सकते हैं? देखा जाए तो ये पूरी दुनिया एक गांव की भांति है। हम यहीं पर बैठे बैठे न्यूयॉर्क में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं, टोक्यो में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे पास देखा जाए तो पूंजी का सख्त अभाव है, जिसको फाइनेंशियल पूंजी जिसको हम कह सकते हैं, वित्तीय पूंजी जिसको कह सकते हैं, उसका अभाव जरूर है। लेकिन सामाजिक पूंजी मैं कहता हूँ बहुत मजबूत है। उसमें अगर यही चीज़ मैं पिछले 8-10 सालों से रिपीट कर रहा हूँ हर जगह हर सभा में, कि अगर जो 12वीं क्लास में पढ़ रहा है बच्चा अपने गाँव में, उसे नीचे पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ा सके, 8वीं क्लास में पढ़ रहा है उसको मैथमेटिक्स पढ़ा सके, इंग्लिश पढ़ा सके,
जो बीए कर रहा है बच्चा वो अपने से नीचे वाले बच्चे को पढ़ा सके। जैसे धुमकुड़िया जैसे संस्थान की हम लोग जो कल्पना कर रहे हैं, गोटुल जैसे संस्थान की जो कल्पना कर रहे हैं, गित्तीओड़ा जैसे संस्थान की जो कल्पना कर रहे हैं, और साथ ही साथ गांव वाले बड़े बच्चे जो ज़्यादा मतलब बड़े क्लास में हैं वो छोटे बच्चों को जरूर पढ़ाएं, लेकिन जो अलग अलग जगहों पे हमारे साथी हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क में है, चाहे लंदन में है, चाहे मुंबई में है, चाहे दिल्ली में है, वो यहीं बैठे बैठे अभी गूगल मीट के थ्रू आप आराम से पढ़ा सकते हैं। अन्य जो चैनल हैं जैसे जहाँ पे पैसे लग जाते हैं, कभी कभार स्ट्रीम यार्ड वगैरह है, उसमें पैसे लगते हैं, लेकिन गूगल मीट जो है फ्री में आप पढ़ा सकते हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं और अच्छे जगह पे पढ़ रहे हैं, चाहे वो IITs हैं, IIMs हैं, चाहे JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे जगहों से सप्ताह में 1 घंटा निकालना मुझे नहीं लगता है डिफिकल्ट है। और समाज के लिए सिर्फ चिंता करना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चिंता करने के बाद यहीं बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसका प्रयास हम लोग शुरू किए हैं। लगभग अंग्रेजी का क्लास लेते हुए मेरा 3 महीना लगभग हो गया है। अभी इसी वक्त क्लास चल रहा होगा, अभी मेरे एक साथी ले रही हैं क्लास। उसी प्रकार हम लोग रोटेट करते हैं और कुछ बच्चे लाभान्वित भी हो रहे हैं, खासकर सिमडेगा एरिया के। जी, एक बहुत बड़ी बात है, गांव घर में नशा बहुत है, हड़िया, दारू, और लोग जो है कि अपनी जो प्रतिभा है वो उसको निखार नहीं पाते हैं। और गांव में जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनकी खास तौर से जिस तरह से उनकी महत्वता को देखनी चाहिए, जिस तरह से उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पाती। उनकी प्रतिभाओं की गला घोट दी जाती है। कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्कार भी होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन गांव की बेटियों के साथ अत्याचार भी होती है। क्या इसको लेकर सोच बदलनी होगी, उनके माँ बाप को, उनके गांव के लोगों को, समाज के लोगों को? जी, निहायत ही सोच इस पर बदलने की ज़रूरत जरूर है, चूँकि समय के साथ समाज की बहुत सारी चीज़ें जो पहले ज़माने से चलती आ रही हैं उसमें परिष्क्रमण मतलब थोड़ा बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। जैसे कि एक चीज़ मैं देखता हूँ हमारे समाज में, एक गाना को लेकर मैं कुछ दिन पहले मतलब 2 दिन पहले पोस्ट किया था। वो जो वीडियो बना है उसमें देख रहा हूँ कि महिला जो है पुरुष का पैर छू रही है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए कि आदिवासी समाज बराबरी का है, हम कहते हैं, लेकिन महिला को पैर छूते हुए देखते हैं, लेकिन पुरुष पैर नहीं छूता है महिला का। ऐसा तो ये भी एक पितृसत्तात्मक जो सोच है उसको इंगित करता है। और बात रही कि महिलाओं का सशक्तिकरण की बात गांव लेवल पे और किस प्रकार से प्रतिभा को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये जो इंस्टीट्यूशन की जो बात कर रहे हैं वो एड्रेस कर पाएगा, जहाँ पे यूथ लोगों का, युवाओं का ज़्यादा हस्तक्षेप होगा। बुजुर्ग भले अपनी बातों को साझा करें और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, परंपराओं के बारे में बताएं, गाने बजाने वगैरह के बारे में बताएं, तो वहाँ से इतिहास निकल कर आएगा। लेकिन जो अगुवाई करेगा, मुझे लगता है कि युवा को ही अगुवाई करना पड़ेगा। अन्यथा जैसे एक बुजुर्ग को हम पूछें, सरना के बारे में मान लेते हैं कि दादू को अगर पूछते हैं कि दादू आप बताइए कि जो है आपके ज़माने में मंदिर जाते थे कि गिरजाघर जाते थे कि कहाँ जाते थे, तो बोलेगा, थोड़ा सोचेगा कि नहीं मंदिर तो नहीं जाते थे, गिरजाघर भी नहीं जाते थे। उसके बाद आप पूछिए आप जाते कहाँ थे, तो बोलेगा कि हाँ सरना में पूजा करते रहे थे। तो बदलाव कहाँ से शुरू हुआ, क्यों बदलाव शुरू हुआ, तो वहाँ से उसका मन बदलेगा। अब जब पुराने ज़माने के लोगों का दिमाग को इतना जल्दी से हम बदल नहीं सकते, लेकिन जब सवाल आप करेंगे उसके बाद वो सोचेंगे, और सोचेंगे तो युवाओं के साथ वो आएंगे। और जो महिला सशक्तिकरण की जो बात खासकर हो रही है कि जैसे दूसरे समाज में जब महिला चली जाती है या फिर एक गोत्र में जो शादी हो जाती है, इन सब चीज़ों के पे बातें हो रही हैं, तो समाज से अलग कर दिया जाता है, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए भी कहीं कहीं पर। लेकिन इन सब चीज़ों का एक निश्चित समय फिक्स नहीं होता है। गांव घर में इसी प्रकार की चीज़ें होती रहती, तो उसमें एक नियमावली के तौर पर जैसे जो पढ़ास व्यवस्था है उसमें बात हो कि ठीक है कोई सामाजिक गलती हुई है, कोई कुछ गलत हुआ है, तो 6 महीना के लिए पनिशमेंट करिए, उसके बाद प्रकृति जस्टिस करती है, आप एक सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे, तो उस दृष्टिकोण से जो है कुछ महीने के लिए आप फिक्स करिए, उसके बाद उसको शामिल करिए कुछ परिष्क्रमण के साथ, कुछ सुधार के साथ। ऐसा है कि हमेशा के लिए उसको अलग कर देते हैं तो ह्यूमन है, सब सामाजिक प्राणी है, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, तो उससे जो है जो समाज की जो इमारत बनती है एक एक ईंट से, वो कहीं ना कहीं दरकता है। तो इन सब चीज़ों में निहायत ही सुधार की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम अनूप टोप्पो है,
मैं दिल्ली में रह के यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं पिछले 1-1.5 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ और मैं आदिवासी छात्र संघ से जुड़ा हुआ हूँ। सरना धर्म कोड की मांग बहुत ही पुरानी है और ये बात बहुत दूर तक जा चुकी है। बहुत सारे सरना धर्म की लड़ाई की जो लड़ने वाले हैं उन्होंने इस बात को देश विदेशों तक पहुंचाया है, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ तक ये बात जा चुका है। सरना धर्म कोड इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आदिवासियों की पहचान की बात है और आदिवासियों की पहचान का बरकरार रहना बहुत ही जरूरी है। आज हम लोग जितने भी चीज हम लोग देखते हैं, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में विकास का अभाव देखते हैं या हर चीज में हम लोग पिछड़ापन देखते हैं। इन सबका कारण मतलब हमारा पहचान को दबाने, हमारा जो पहचान हमें नहीं मिल पाई है सही तरीका से, जिसके कारण हमारा बहुत सारा अधिकार जो मारा जा रहा है, जिसके कारण हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। जैसा कि बहुत सारे हम लोग अल्पसंख्यकों को देखते हैं, जैसे कि मुसलमान, क्रिश्चियन, इन सबों को देखिए कि इनका अपना अलग संस्था वगैरह होता है, सरकार इनके लिए फंड अलग से एलोकेट वगैरह करती है। जैसे कि रांची में आप देखिएगा अरगोड़ा चौक के पास हज हाउस बना हुआ है, विभिन्न क्रिश्चियन कॉलेज वगैरह चलते हैं, तो सरकार उन्हें फंडिंग करती है और उनका इस तरह से विकास होता है। ये सरकार के लिए मजबूरी बन जाती है कि सरकार इनका डाटा अच्छी तरह से रखे और इनके लिए विशेष रूप से योजना बनाए। सरना कोड इसलिए भी मिलना ही चाहिए क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन कस्टम पे बेस्ड है। ट्रेडिशन कस्टम हमारे 5वीं अनुसूची में, सीएनटी में, इन सारा चीज में इस चीज का मेंशन किया हुआ है। जब कानून हमें हमारे जमीन पे हमारे कस्टम, ट्रेडिशन, रूढ़ी परंपरा को मान्यता दे रही है, तो फिर जो हम अपने धर्म को जो मानते हैं उसके लिए क्यों नहीं दे सकती है? क्योंकि सीएनटी वगैरह में साफ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, ये सरना है, ये मसना है, ये भूतखेट है, खुटकट्टी है, इस तरह का बहुत सारा चीज ऐसे दिया हुआ है। तो जब सीएनटी एक्ट में और अनुसूचित क्षेत्रों में जब इस चीज का जिक्र है तो फिर हमारा पहचान देने में क्या दिक्कत है? आज जो हम पूरे आदिवासी एरिया में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा चीजों का विकास नहीं हो पाया है, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें वहां नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर हमें आज पहचान हमारी मिलती है, हमें तो कुछ दर्जा दिया जाता है, तो हमारा विकास अच्छा से होगा। और जब हमारा पहचान अच्छा से हो पाएगा, जब हमारी गिनती अच्छी तरह से हो पाएगी, तो हमारे लिए विभिन्न योजनाएं आएंगी जिससे युवा जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं अभी, उनका आरक्षण पे दावा भी मजबूत होगा और बहुत सारे विकास का कार्य हैं जो कि अच्छा से यहाँ पे हम लोग करा पाएंगे। इसलिए सीएनटी एक्ट में जिस तरह से रूढ़ी परंपराओं को मान्यता दिया गया है, उसी प्रकार से सरना कोड को भी मिले। और रही बात संख्या की, तो जैसे कि पिछले जनगणना वगैरह में बहुत सारे जो धर्म है उनसे तो हम काफी आगे हैं और उम्मीद है कि इस बार अगर 2021 में जनगणना होता है तो करोड़ों में गिनती जा सकती है। पर सरकार इस बार धर्म कॉलम में अदर्स का भी ऑप्शन वगैरह हटा रही है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए सरना कोड आदिवासियों का पहचान है। और आप जितना भी दुनिया में आप समस्या देखिएगा, कहीं भी आप श्रीलंका में आप देख लीजिए तमिल का सिचुएशन किस तरह से हो गया था, नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिए किस तरह से हो गया था, अफ्रीकन कंट्री, उसके बाद में लैटिन अमेरिका वगैरह में देख लीजिए, वहां पे अफ्रीका वगैरह में जो भी मारकाट मचा हुआ है, क्योंकि वहां पे जो एक विशेष समुदाय वगैरह है ना, वहां का खनिज संपदा वगैरह को लूटने के लिए उनका पहचान को मिटाया जाता है ताकि उनका दोहन अच्छा से हो सके। और हालांकि जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, खासकर भारत में सारे आदिवासी क्षेत्र हैं, तो इसलिए वहां पे भी विकास इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि बहुत सारा प्रयास इस प्रकार से होता है कि आदिवासियों का पहचान को मिटाया जा सके ताकि इनका दोहन शोषण अच्छा से हो सके। जैसे झारखंड में ही देख लीजिए, हम लोगों का जनसंख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा है झारखंड में, फिर भी यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। और रही बात खनिज संपदा की, तो सबसे ज्यादा खनिज संपदा भी झारखंड में ही है, लगभग देश का 40% रखते हैं, लेकिन सबसे बैकवर्ड हम लोग यही है। तो जब सरकार यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से उनकी पहचान वगैरह देगी, तब यहाँ का विकास वगैरह बहुत अच्छा से हो पाएगा। इसलिए सरना कोड न सिर्फ आदिवासियों के लिए बल्कि पूरा देश का विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जितना भी हम लोग समस्या आज हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारा नक्सल का प्रॉब्लम देखते हैं, पिछड़ापन का समस्या हम लोग देखते हैं, ये सारा समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी जब हम लोग आदिवासियों को
भरोसा दिलाएंगे कि भाई आपका भी बराबर का योगदान है। तो इसलिए सरना कोड हर हाल में मिलना चाहिए, क्योंकि CNT, SPT वगैरह सब में जमीनी स्तर पे हमें उस बात का मतलब अधिकार दिया हुआ है कि भाई इनका ये रूढ़ी परंपरा के ऊपर आधारित है, तो हमें एक धर्म का भी दे दीजिए, बस यही हमारी मांग है। और मैं युवाओं से एक बात कहना चाहूंगा, जहां पूरे झारखंड एवं भारत देश के जितने भी हमारे युवा आदिवासी दोस्त साथी जितने भी हैं, कि आप लोग हमेशा अपनी संस्कृति को लेकर हमेशा जागरूक रहिए, क्योंकि आपका संस्कृति की वजह से ही आप है। जिस दिन आप इस चीज को भूल जाइएगा आपका विनाश तय है। इसलिए हमेशा सरना धर्म कोड की रक्षा के लिए, इसकी मांग के लिए जितना भी अपने आप से अगर संभव हो सके उस स्तर पे आप लोग आवाज उठाइए, और हम लोग सरना कोड लेकर ही रहेंगे। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय धर्म। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएंगे और दिल्ली में कितने वर्षों से हैं, क्या कर रहे हैं, सरना धर्म कोड को लेकर क्या सोच है आपको, और अभी जो लोग आए हुए हैं विभिन्न राज्यों से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, कल धरना प्रदर्शन भी है, इसको लेकर क्या कुछ भूमिका निभा रहे हैं आप लोग? मेरा नाम संगम हो रहा हुआ। मैंने 2018 में MA JNU किया है और मैं JNU में झारखंड ट्राइबल स्टूडेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष रह चुका हूँ, और अभी मैं आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय सदस्य हूँ। और जैसे कि यहाँ सरना धर्म कोड को मांग मैं 8 साल से दिल्ली में हूँ। मैंने लगातार देखा है 8 सालों में 4-5 बार प्रत्येक साल यहाँ आदिवासी सरना समाज धर्म कोड को मांग लेकर दिल्ली आते हैं और हमेशा लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। जब हमारे सरदार रत्न दादा वीरेंद्र भगत भी थे, वो भी हमेशा सरना कोड की मांग को लेकर हमेशा दिल्ली आते थे और एक आवाज़ देते थे कि सरना कोड लेकर रहेंगे, लेकिन अभी उनका सपना पूरा नहीं हो पाया है। और जैसे उन्होंने एक सरना झंडा का प्रतीक आज पूरे भारतवर्ष में हम देखते हैं, जिसमें सफ़ेद शांति का और लाल क्रांति का, वो सरदार दादा वीरेंद्र भगत की देन है। और सरना कोड मिलने से एक हम लोग की अलग पहचान मिलेगी। जैसे हम लोग दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में आते हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो हमारे जो प्रोफेसर हैं, गेस्ट फ्रेंड प्रोफेसर, वो पूछते हैं कि वी फॉलो विच रिलीजन, तो हम लोग बोलते हैं वी फॉलो सरना रिलीजन, तो वो बोलते हैं व्हाट इज सरना, तो हम बोलते हैं कि वी प्रे फॉर नेचर, जो हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं वही सरना है। तो यही हम लोग की मांग है कि हम लोग को सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, कि हम लोग को पहचान मिले। नहीं तो हम लोग बड़े बड़े महानगरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में, वहाँ आपको पूछेगा या आप हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि सरना है, लेकिन आदमी समझ नहीं पाते हैं कि सरना है क्या चीज़। अगर ये चीज़ मिल जाता है तो हम लोग को एक पहचान के रूप में आदिवासी अगर कहीं भी बाहर भी जाए तो बोले कि नहीं, ये मूलतः सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लग रहा है घर पहुंच गए हैं। मैं दर्शन शास्त्र दिल्ली विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में पढ़ाती हूँ। आज लगभग बिल्कुल यहाँ से पढ़ाई की, PhD किया, ग्रेजुएशन किया, और अब पिछले 2015 से यहाँ पढ़ा रही हूँ। और क्योंकि दर्शन शास्त्र विभाग में हूँ, आदिवासी हूँ, तो आदिवासी दर्शन की बात भी करती हूँ, रिसर्च करती हूँ। तो मैंने ये पाया है कि जब हम आदिवासी दर्शन की बात करते हैं तो प्रकृति दर्शन की ही तो बात कर रहे हैं, हम सरना दर्शन की ही तो बात कर रहे हैं। तो अगर यही हमारा दर्शन है, यही हमारा मूलभूत है, तो ऑब्वियसली बात है हमारी पहचान भी एक सरना के रूप में होनी चाहिए है। और अच्छी बात है कि हम एकता दिखाते हैं, लेकिन एकता के नाम पे कई बार हमारा अस्तित्व छिनता जा रहा है। जब मैं यहाँ दिल्ली में आई, जब भी कहती हूँ आदिवासी हूँ, तो लोग पूछते हैं कि हाँ अच्छा क्रिश्चियन है, ये है वो है, तो कुछ कॉमन ग्राउंड ढूंढ के कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व को खत्म कर दिया जाता है। तो ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। ये एक समाज में हमें न्याय नहीं मिला है, काफी टाइम से हमें एकता के नाम पे कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है। तो उसको, हमारी अस्तित्व को, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई को आप सब लड़ रहे हैं। हम तो एकेडमिया में हम लिखने का काम करते हैं, लेकिन आपने उसको जमीनी रूप में उतारा है। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई इस लड़ाई को। और मैं और मेरे जितने साथी हैं, आप लोग, हम सबों का आप लोगों के साथ समर्थन है। जो हारी इन्हीं बातों के साथ में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो अपना मांग के लिए बैठे हैं, अपना समाज के लिए, अपना हक अधिकार की लड़ाई के लिए। यहाँ अपना घर दरवाजा, बाल बच्चा, सारे चीज को छोड़ के यहाँ हम लोग आ गए हैं। ऐसी हम लोग का समाज के सारे अगुआ लोग ऐसी चिंता और अपना हक अधिकार के लिए लड़ते सोचते तो शायद
हम लोग इस समाज में दो टुकड़ों में नहीं बांटते। आज एक आवाज में, एक बुलंद में सिर्फ सरना कोड लेना होगा, ये आवाज आती। लेकिन आज अपने ही समाज में ऐसे ऐसे अगुआ पैदा हुए हैं और खंड खंड टुकड़े टुकड़े में बांटे हुए हैं कि समाज को कभी आदिवासी कहते हैं, हम लोग आदिवासी हैं, कभी कोई लोग बोलते हैं सरना कोड लेना है। इस तरह दो भाग में बांटा हुआ है और इस समाज को देखते हुए, दो तरह का बांटा हुआ को देख के और भी समाज के लोग बरगड़ाते हैं, फुसलाते हैं और दूसरा दिशा में ले जाते हैं। आज वीरेंद्र भगत ऐसा आदमी थे जो कि सिर्फ वो समाज का नशा करते थे। लोग तो हड़िया, दारू, तिरंगा, गुटखा ये का करते थे, लेकिन वो समाज के नशा थे। सिर्फ शरीर में जितने भी अंग हैं, नस नस में, सारे नस नस में उसका समाज का प्रति चिंता और जुनून भरा हुआ था। कभी वो सोते नहीं थे, कभी वो थकते नहीं थे, कभी कितनों बजे वो रात में आते थे, भूख कभी नहीं लगता था, कभी मांग के नहीं खाते थे। जबरदस्ती देने से भी बोलते थे कि रुको ना, समाज मेरा है, समाज मेरा है। बस समाज 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 चिल्लाते रहे। इतना ही नहीं कि माँ एक्सीडेंट की मेरी सास, उस समय भी वे सभा में ही थे और जब वो उनका तबीयत खराब हुआ था उस समय भी हुरूरू पतरातू में वे सभा में ही थे। इतना ही नहीं कि अपना परिवार के लिए कुछ नहीं सोचे, अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं सोचे, बस समाज 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 समाज। आज ऐसा लगता है समाज को देख के पता नहीं समाज किस दिशा में जाएगी, कभी हम लोग के आदिवासी लोग समझ पाएंगे कि नहीं। ऐसे बड़े बड़े हम लोग के समाज में आदिवासी नेता हैं, मंत्री हैं, समाज के अगुआ और बुद्धिजीवी लोग हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को इतना दूर इस रास्ते में पहुंचना पड़ा। और अभी हम इस जगह में खड़े हुए हैं तो वीरेंद्र भगत के नाम से जाने जाते हैं। और आज हम यहाँ खड़ा हैं, आज हम क्या के लिए खड़ा हैं? मेरा तो जड़ ही नहीं, पूरा खत्म हो गया है और हम खड़े हैं तो सिर्फ समाज के लिए, कीड़ा हैं और भूखे हैं। बस हम इतना ही बोल के अंत करती हूँ। जवाब देती हूँ। ये बताइए कि सरना धर्म कोड को लेकर दिल्ली में क्या कुछ हुआ? देखिए, मेरा नाम कुशल हो रहा हूँ। हम रांची से दिल्ली गए हुए थे जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने के लिए, और वहाँ जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने के बाद में वहाँ पर केंद्र सरकार को हम लोग अवगत कराए हैं कि सरना धर्म कोड हम लोग को देना होगा। नहीं देने से तो हम लोग नारा भी लगाए वहाँ पर, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, और सरना कोड नहीं तो जनगणना नहीं। अगले बार हम लोग बताएंगे कि अगर हम लोग सरना धर्म कोड को अगर अंकित नहीं किया जाए तो हम लोग फिर से दिल्ली में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और दस्तक देंगे, और उसके बाद में सब बुरा परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं कुशल उरांव, मुखिया बाजपुर। और आदिवासियों से, आदिवासी अन्य से अलग कैसे है और हम पृथक धर्म कोड की मांग क्यों कर रहे हैं? और अगर इस बात पर आप गहराई से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज हिंदू को कॉलम मिला हुआ है, मुस्लिम को कॉलम मिला हुआ है, जैन, बौद्ध, सिख को कॉलम मिला हुआ है, लेकिन आदिवासियों को कॉलम नहीं मिला हुआ है। आदिवासी अर्थात मूल आवाज को आप सुने, आप अभिभावक है आदिवासी समाज का, और आदिवासी समाज के समझ में, अपने समझ में आदिवासी समाज प्रार्थना करता है कि हम सभी लोगों को सरना धर्म कोड देने का काम करें। अगर आप लोग सभी जाति धर्म का लोगों को दिया, हिंदू को दिया, मुसलमान को दिया, ईसाई को दिया, जैन को दिया, बौद्धिस्ट को है कि आज ये संघर्ष कोई नया नहीं है। इस धर्म की पहचान के लिए, अपनी मान्यता की पहचान के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए हमारे पुरखों ने आज से नहीं युगों युगों से संघर्ष किया है। और आज उनका संघर्ष, हम लोग बार बार इस चीज की चर्चा करते हैं कि आज भले बहुत सारे लोग राजपाट के लिए संघर्ष किए होंगे, धन दौलत के लिए युद्ध किए होंगे, लेकिन हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने जब भी संघर्ष किया तो इस जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, अर्थात इस प्रकृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जो हमारा ये सरना धर्म, जो हमारी आत्मा है, इसकी रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज
जब हम एकजुट होने लगे हैं, संघर्ष करते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इसे संख्या के रूप में इस्तेमाल शायद करना चाहती होंगी, और वो लोग हमारे आदिवासी समाज के विकास के लिए कई तरह के बातों को करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो हमारे भावों के साथ भी कहीं न कहीं खिलवाड़ ही हमें। अरे मैं आवाजन दिल्ली सरकार मेरो, अरे मैं आवाजन मिनर की एम धर्म कोडन लागू ननो एम आगे छियो, ताकि एम भी और आलर लेके हंसी खुशी इस धरती नु झोले जीवन जपन ननो बरे मैया एक मना जमुर मैया निन सहाय मना धर्मे सहाय मना सिंगोंगा सहाय मना नन मिरन बरो सहाय मना निन चालायो जय धर्मे।